नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात जीएसटी पर केंद्र और राज्यों की तकरार की। पहले से चल रही मंदी और उसके बाद कोरोना संकट के कारण जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 2 तिमाही के बाद भी राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन का हिस्सा नहीं दिया। राज्य नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार कलेक्शन में कमी का हवाला देकर नुकसान की भरपाई से पल्ला झाड़ने की फिराक में है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। सवाल यह है कि केंद्र और राज्यों में टकराव के लिए जिम्मेदार कौन है। राजनीति में आज अगले आधे घंटे हम जीएसटी के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के टकराव और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शिव भाटिया, कांग्रेस के नेता, प्रोफेसर वी उपाध्याय, अर्थशास्त्री, और प्रवीर विश्वास, उपाध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस। वैभव अग्रवाल, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रवीर विश्वास जी के साथ। प्रवीर जी, आज हमने सुना ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से मीटिंग में जो अभी सोनिया गांधी के साथ हुई है उसमें काफी गंभीर केंद्र पर आरोप लगाए हैं। आखिर समस्या कितनी बड़ी है? जीएसटी का जो आपका राशि है वो न मिल पाने की वजह से बंगाल किस तरह की समस्याओं से फिलहाल जूझ रहा है, क्या कहेंगे आप? पंकज जी, ये प्रॉब्लम सिर्फ बंगाल का तो है नहीं जी, पूरे राज्यों का है जी। जब पूरे राज्य, देश के हर एक राज्य जीएसटी के ऊपर निर्भर है केंद्र के ऊपर। अगर केंद्र ही पैसा देना बंद कर दे तो राज्य का डेवलपमेंट कैसे होगा? इंसान पहले तो जाएगा अपने लोकल अथॉरिटी के पास, फिर जाएगा राज्य के पास। तो लोकल अथॉरिटी को पैसा नहीं मिल रहा है, 100 दिनों का काम का पैसा नहीं मिल रहा है, फिर आपका ये जीएसटी बंद है, तो स्टेट गवर्नमेंट चलेगा कैसे? तो ये जायज है। ममता बनर्जी जो अपना मन की बात जाहिर किए है वो तो जाहिर है, सभी स्टेट का एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखिए, गवर्नमेंट का खर्चा तो कम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है पैसा नहीं आ रहा है। इनका अपना प्रधानमंत्री जी का लग्जरियस विमान आ रहा है, प्लेन आ रहा है, एक के बाद एक एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। ये पैसा सारे जा कहां रहा है? कोई तो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। पूरे देश के रास्ता, मैं अपने काम के सिलसिले में पूरे देश में घूमता हूं और पूरे देश के रास्ता टूटा हुआ है, एक भी रास्ता ठीक नहीं है। नेशनल हाईवे में आप चल नहीं सकते, ऐसा हाल है। तो ये पैसा जा कहां रहा है जी? कहां खर्चा हो रहा है ये पैसा? ये सवाल लेते हैं। हमारे साथ आएंगे आपके पास प्रवीर जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव अग्रवाल फोन लाइन पर, जो बीजेपी के नेता है। वैभव जी, जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो राज्यों को नहीं मिल पा रहा है। इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीए के शासित राज्य ही परेशान है, एनडीए के शासित राज्य भी परेशान है। आज हमने सुना कि किस तरह से सुशील मोदी जी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 76% जो पैसा है वो केंद्र से उन्हें आता है, और अगर इस वित्त वर्ष में उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा तो आप समझ सकते हैं कि राज्य की क्या स्थिति है। आखिर केंद्र सरकार अपने वादे पूरा करने में क्यों हिचकिचा रही है, क्यों नहीं कर रही, और अगर स्थिति खराब है तो रास्ता क्या है? भाई साहब नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछ लूंगा कि आपसे कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन अपने को ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा वादा पूरा हुआ। वैभव जी, लगता है आपको शायद अगर नहीं पता है तो ये हमारे उसमें गलत है। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी का जो राज्यों का अधिकार है वो न मिल पाने की वजह से जो राज्यों में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से मैंने सुशील मोदी जी का नाम लिया, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो आपकी पार्टी के नेता हैं। वो खुद कह रहे हैं कि केंद्र बाध्य है, कि वो हमें नैतिक रूप से भी बाध्य है कि वो हमें कंपनसेशन दे। इसकी बात हो रही है जीएसटी की पर केंद्रित ये बात। वो मुझे पता है, लेकिन जीएसटी के अंतर्गत कौन से वादे की खिलाफत हुई केंद्र की तरफ से, मैं वो जानना चाह रहा था। जी, सबसे पहले तो उन्हें जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था, जो जीएसटी में उनका कलेक्शन था, वो नहीं मिल रहा, ये उनका साफ कहना है। बहुत बढ़िया। तो जहां तक सुशील जी ने जो बोला, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि भारत सरकार की ओर से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिनके ऊपर कार्य करा जा रहा है। और जहां तक जीएसटी की कॉम्पनसेशन की बात है, जीएसटी का सारा कॉम्पनसेशन रोका नहीं हुआ है या रुका नहीं हुआ है। जीएसटी के अंतर्गत जितना कॉम्पनसेशन केंद्र सरकार भत्ता देना है वो हो सकता है उतना भत्ता नहीं गया है, लेकिन भत्ता गया है। तो अगर आप ये देखें, आप पूर्ण रूप से, पूर्णकालिक रूप से अगर आप हमें ये बोल दें कि हमने बिल्कुल ही नहीं किया, तो ये तो गलत बात रहेगी, क्योंकि तथ्यों की जो जान पहचान है वो उसके विरुद्ध रहेगी। अब जहां तक जीएसटी के अंतर्गत राज्यों की सुनवाई का मतलब है,
देखिए, प्रत्येक राज्य को आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। मैंने ये बात अपनी कई डिबेटों में बोली है, आपके साथ भी बोली है, आपके समक्ष अपना पॉइंट भी रखा है कि यदि कोई भी राज्य असमक्ष है उस राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए, तो उनका स्वागत है, वो अपने कागज डालें और केंद्र उस राज्य की वित्तीय स्थिति और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन राज्य और केंद्र ये एक संरचना के रूप में दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम इनको तू और मैं के हिसाब से देखेंगे। वैभव जी, माफ करिएगा, हम आपको थोड़ा सा यहाँ रोकेंगे। तो क्या हम माने कि जो सुशील मोदी जी हैं, जो वित्त मंत्री भी हैं उत्तर बिहार के, और ये जो पूरा काउंसिल है मिनिस्टर्स की, उसके भी वो कन्वीनर हैं, तो क्या अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि स्थिति बहुत ही गंभीर है और हम नहीं कर पा रहे हैं अगर हमें पैसा नहीं मिला तो। कोई बात नहीं, स्थिति गंभीर है। उन्होंने अपना मत रखा और केवल वही नहीं है, और भी राज्यों ने अपना मत रखा। हर राज्य का मत अलग अलग है। यदि फिर उन्होंने जो बोला, मैं उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं दे रहा। उन्होंने जो बोला, क्या बोला, किस स्थिति में बोला, वो केवल और केवल जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत जो मिनट्स हैं उसी में आएगा। यदि वो पब्लिक डोमेन में आएगा तो मैं पढ़ के जी, पब्लिक डोमेन में आया है, इंडियन एक्सप्रेस में पूरी रिपोर्ट है। हम आएंगे आपके पास दोबारा, आप एक बार हो सके तब तक उसको पढ़ लीजिए। शिव भाटिया जी, आपने सुना वैभव अग्रवाल जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि राज्यों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और ये कहना ठीक नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़िए सरकार, केंद्र के हवाले करिए। पंकज जी, अपना अधिकार मांगना भी क्या आज इस सरकार से बुरा हो गया क्या? क्या सरकारें छोड़नी पड़ेंगी? ये गोल गोल जवाब देना है, इनके पास जवाब ही नहीं है कहने के लिए। ना इनके पास नीति है, ना नेता रहा है। नेता तो बिजी हैं मोर को दाना खिलाने में, इनको कोई फिक्र ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आज 30 लाख से ऊपर कोरोना के अंदर ग्रसित लोग हो गए हैं। पूरा देश आज खोलने के लिए लगे हुए हैं। अभी आप जी और नीट के बारे में सुन रहे थे, 26 लाख स्टूडेंट को सड़कों पे लाने की बात कर रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए और उनके साथ अगर 2 लोग और जाएंगे तो आप लगाइए 1 करोड़ आदमी ये सड़क पे खड़ा कर देना चाहते हैं कि कोरोना और अपनी तेजी से बढ़ जाए। इनके पास कोई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स नहीं है। 53 हजार करोड़ रुपया एक एक स्टेट का आज तक जीएसटी के नाम पे इन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये चाहते हैं स्टेट चला ले, ये अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं हर सिस्टम को, कि एक फ्री हैंड देना नहीं चाहते कि स्टेट हमारे पूछे बगैर चल कैसे रहे हैं। एक जवाब ये आपने क्वेश्चन किए, बार बार वो घुमा घुमा के अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं है। तो जीएसटी का पैसा ही अगर डिलीवर नहीं होगा तो स्टेट की डेवलपमेंट और स्टेट की एक्सचेकर्स को कहां से पेमेंट करेंगे वो लोग? ठीक है, प्रोफेसर वी उपाध्याय, आपने हमारे 3 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को सुना। क्या आज जो जीएसटी का संकट खड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं उस बुनियादी समस्या की ओर इशारा कर रहा है जब जीएसटी बन रही थी, और उस समय भी ऐसे सवाल उठे थे कि ऐसा संकट आ सकता है कि आर्थिक तौर पर जिस संघवाद की हम बात कर रहे थे और उसको एकाधिकारवाद में जब हम तब्दील करेंगे तो शायद कुछ बड़ी समस्याएं आ जाएं। आज के इस संकट को आप कैसे देखते हैं? जीएसटी जब लागू किया गया था तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि कितना हम टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और उसमें से फिर राज्य सरकारों को शेयर जाएगा। और फिर एक और भी प्रावधान है, सेस का प्रावधान है, वो एक्स्ट्रा पैसा है तो उससे कंपनसेशन, अगर मान लो राज्यों को पूरा पैसा नहीं जा रहा है तो कंपनसेशन। तो एक तो खैर ये सीधी सादी सी बात है कि जीएसटी के कलेक्शन जैसा एक्सपेक्टेशन थी उस तरह से नहीं हो रहा है, और ये आज की समस्या नहीं है, ये 1 साल से चल रही है। मोटा मोटा सा अनुमान था कि 1 लाख करोड़ पर मंथ इकट्ठा होगा, लेकिन वो खाली 4 महीनों में ही ऐसा हुआ। तो कुल मिला के ये कि जीएसटी से जितना पैसा होना था वो नहीं आया। पर अब जो हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो तो एक अलग बात है। वो तो इस कोविड के लॉकडाउन के कारण जो सब हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हुई है, तो उसमें टैक्स कलेक्शन पूरी तरह से डाउन है, हर चीज डाउन है। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा, मार्केटिंग नहीं हो रही, बाजार नहीं खुल रहे, तो टैक्स कहां से आएगा? तो सवाल अब ये आ गया है कि टैक्स कलेक्शन उतना नहीं है, और सरकार फिर केंद्रीय सरकार, हमारा जो ढांचा है उसमें होता क्या है, टैक्स ज्यादातर केंद्रीय सरकार इकट्ठा करती है, वो उसको बांटती है। राज्य सरकारों के पास में तो बहुत थोड़े से रेवेन्यूज होते हैं टैक्स इकट्ठा करने के। तो अगर मान लो सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन हो नहीं रहा है,
जो हमारा बजट था इस साल का, उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि हम 20% एक्स्ट्रा टैक्स हम करेंगे, लेकिन वो बात तो छोड़ दो। जो पिछले साल के कंपैरिजन में भी हम 20-25% डाउन है, तो सरकार मान ही चुकी है कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। तो अब तो हमें कुछ दूसरे रास्तों पर सोचना चाहिए कि पैसा अगर टैक्स से नहीं आ रहा और अगर हमें एक्सपेंडिचर कम नहीं करना है तो हम कैसे मैनेज करें। तो तरीके कुछ और इनोवेटिव होने चाहिए कि पैसा डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है। तो बहुत प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी, और अभी इकोनॉमी की जो हालत है वो अभी नहीं सुधर रही है। अभी 2-3 दिन में नया आंकड़ा आने वाला है इसका और आज ही आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गरीबी और बढ़ सकती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाएगी जल्दी। लोगों ने खर्च करना एकदम रोक दिया है, खासतौर पर जो उपभोक्ता सामग्री है उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, यानी लोग भी सशंकित हैं। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है भी तो उसने हाथ खींच लिया है, यानी डिमांड नहीं है। और अगर डिमांड नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर उत्पादन भी नहीं होगा। बहरहाल एक बड़ा ही दुष्चक्र, आर्थिक दुष्चक्र इस समय देश के सामने है, जिसको कम से कम आरबीआई ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। प्रवीर विश्वास जी, साफ आपने सुना अभी हमारे जो बीजेपी के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आप छोड़िए और उनको करने दीजिए, वो करेंगे। क्या आर्थिक मसलों पर इस तरह की किसी भी प्रस्ताव पर आपकी टिप्पणी हो सकती है जिसको कि उन्हें शायद अच्छा ना लगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, वैभव जी बीजेपी का मंशा बता दिए हैं। वैभव जी चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि सारे राज्य ऐसे पंगु हो जाए, ऐसे अपाहिज हो जाए और वो टेक ओवर कर ले, लॉ एंड ऑर्डर ले ले, उनका आर्थिक स्थिति ले ले। यही तो उनका मकसद है और यही चाहते हैं। ये जो हिटलरियन जो स्टाइल है सब ले लेंगे। ये स्टाइल बीजेपी को आज डुबा रहा है। हर एक राज्य में बीजेपी डूब रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार का डिमांड है 53,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से उनको पाना है। पश्चिम बंगाल सरकार बोल रहे हमें खैराती मत दीजिए, हमें कोई मोरेटोरियम नहीं चाहिए, सिर्फ अब ये 53,000 दे दीजिए, हम चला लेंगे। 53,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास एक राज्य को देने के लिए नहीं है। लानत है ऐसे केंद्र सरकार को जो समझ ही नहीं पाए कि क्या स्थिति आने जा रही है। इनको कुछ समझ ही नहीं था। पैंडेमिक स्थिति में जब हु ने बोला कि ये महामारी है, उसके बाद 11 दिन बाहर से प्लेन आने क्यों दिया? इनका मकसद कुछ और है। क्यों नमस्ते ट्रम्प किया गया? ये मकसद कुछ और है। ये कभी तबलीगी जमात के नाम पे दोष देते हैं, कभी प्रवीर जी आज हम थोड़ा आर्थिक प्रश्न पर बात कर लें। मैं आर्थिक स्थिति में बात कर रहा हूँ। ये सब आर्थिक स्थिति को जानबूझ के खराब किया गया। आप बोलिए, आप रेलवे स्टेशन को बेच दे रहे हो, आप एयरपोर्ट को बेच दे रहे हो, क्या इससे आर्थिक स्थिति ठीक होगा? 70 साल से बूंद बूंद का पानी से जो बड़ा समुद्र का आर्थिक नीति बनाया गया था वो आज ये 6 साल में जाने जा रहा है। इसके बारे में कौन सोचेगा? जिस घड़े को बूंद बूंद करके भरा गया था वो अचानक रीता हो गया, तो जाहिर है कहीं छेद हुआ है और छेद काफी बड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ राजनीति में। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात आज कर रहे हैं कि जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव हो रहा है। राज्य कह रहे हैं कि उनका जो भुगतान है, जो बकाया है जीएसटी के तहत, वो उन्हें दिया जाए, केंद्र इस पर आनाकानी नहीं कर सकता है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वी उपाध्याय, अर्थशास्त्री। प्रोफेसर उपाध्याय,
खास तौर पर नए उपाय की बात आपने पिछली बार कही थी और एक उपाय ये पेश किया गया है खास तौर पर एजी की ओर से, जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने एक राय दी है कि केंद्र बाध्य नहीं है, राज्य चाहे तो वो उधार ले लें। ये एक बड़ी समस्या हो गई है। राज्य कह रहे हैं हम क्यों उधार लें, आपका बकाया है, आप उधार लेके हमको दीजिए। आखिर इसका मकसद क्या है, इस उधारी का जो नया सिलसिला राज्यों पर डाला जा रहा है? नहीं, राज्य सरकारें उधार ले सकती हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा प्रोविजन एक्चुअली बताया था, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन लगा दी थी, 4 कंडीशन लगाती हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो तभी आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा उधार ले सकते हैं। तो वो कंडीशन हटाई जा सकती हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल हमारा जो स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, तो अल्टीमेट जो पावर लाई करती है वो तो सेंट्रल में लाई करती है। तो अल्टीमेट अगर बोरोइंग किसी के पास में ऑथोरिटी है, कैपेसिटी है, रिपे करने की कैपेसिटी है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट ठीक है थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं? अल्टीमेटली जो भी मैनेज कर रहा है मनी का, तो वो तो हमारा नेशनल लेवल पे ओवरऑल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार बोरो करे, लेकिन मैं जैसे पहले भी बहुत लोग भी कहते आए हैं इस तरह से कि बोरोइंग भी उतना शायद इफेक्टिव नहीं हो, तो कुछ दूसरे तरीके, जैसे बात की जा रही है प्रिंटिंग ऑफ मनी की, लेकिन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट की चिंता बिना किए हुए है आज की तारीख में। हालांकि मान लिया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर है, तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर कम करोगे तो और भी प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं न कहीं तो या तो प्रिंटिंग ऑफ मनी हो या इमरजेंसी मेजर्स हो, जैसे वेल्थ टैक्स वगैरह कुछ किया जाए। आज हमारे अमीर बढ़े जा रहे हैं, नंबर 2 पे पहुंच रहे हैं, नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं। तो एक संकट के समय कुछ अगर लॉन्ग टर्म भी नहीं हो तो आज की हालात को, गंभीर हालात को देखकर कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे। पैसा तो कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ जो रिवाइवल की प्रोसेस है वो नहीं आएगी। बिल्कुल। और उससे आरबीआई ने आज उसको लेकर सचेत भी किया है कि रिवाइवल इतना आसान नहीं है, जो स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर हैं। वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आखिर ये जो एक उपाय आया है, जिस तरीके से कहा गया है कि राज्य सरकार उधार लें, केंद्र सरकार उधार लेकर राज्यों को दे, ये राज्यों की मांग है। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपके भी जो राज्य हैं वो ये मांग कर रहे हैं, आखिर केंद्र सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, ऐसा है श्रीवास्तव साहब कि ये सोचने की बात है कि फाइनेंस का जब भी कोई डिस्कशन होता है तो उसके अंदर राजनीति का बहुत कम स्कोप होता है। और अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर के हिसाब से देखें तो उसके अंदर हमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक संघीय ढांचे की ओर से एक कहावत देखनी चाहिए। अब उसके अंदर ये होता है कि जो प्रदेश है संघीय ढांचे के अंदर वो अपना खर्चा स्वयं चलाए, और यदि उस खर्चे की कोई पूर्ति करनी होती है, उसमें उनपे कोई बाढ़ आ गई, कोई किसी और रीजन से हो गया, तो केंद्र उसमें मदद करेगी। अच्छा, जब से जीएसटी आया है उसमें 9% केंद्र का है, 9% राज्य का है, और केंद्र के पास केवल उसके अंदर भी खर्चा बचाने के बाद करीब 4.5-5% बचता है। तो अगर आप इसको मोटे तौर पे देखें तो उधार लेने की बात है या नहीं है, वो एक प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र पे ब्लेम करना बड़ा आसान हो जाता है कि आप वैभव जी माफ करिएगा, आप फोन पर हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी दिक्कत हमारे साथ कनेक्शन में होगी, इसलिए मैं तुरंत एक सवाल आपसे छोटा सा पूछ लेता हूं। ये कहा गया था कि जब जीएसटी लागू हुआ तो ये कहा गया था कि 5 साल तक अगर कमी होगी राज्यों के अपने कर संकलन में तो उसकी भरपाई केंद्र करेगा। ये एक बाकायदा वादा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अपना करे। अगर इस समय कम हुआ है तो केंद्र को करना होगा। भारत सरकार की साख से जुड़ा मसला है ये। भारत सरकार ने तो ये कभी कतई मना नहीं किया। आप मुझे कहीं दिखा दो कि लेकिन दिया भी नहीं है सर। सर दिया भी नहीं है ना, मना करना इश्यू नहीं। अगर आपने इस पूरे वित्त वर्ष में उन्हें पैसा नहीं दिया इसलिए तो दिक्कत हो रही है। नहीं, ये बात बोलना कतई गलत रहेगा कि केंद्र सरकार ने दिया नहीं है। केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन यदि उस हानि पूर्ति के लिए कम दिया है तो केंद्र सरकार भी तो जूझ रहा है एक संकट में। केंद्र सरकार अपने साधन जुटा के राज्यों के साथ संघीय ढांचे के अंतर्गत साथ हाथ मिला के चलेगा। इसके अंदर छींटाकशी करने की कोई बात नहीं। नहीं, इसमें छींटाकशी का बात नहीं है वैभव जी।
आज कहा है सुशील मोदी की, फिर मैं याद दिलाता हूं आपको, उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ सैलरी देने का और पेंशन देने का ही पैसा बचा है। आप समझ सकते हैं कि विकास की इस कोरोना काल में किसी भी जरूरत को वो पूरा नहीं कर पाए। खैर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीर विश्वास। प्रवीर जी, आपने सुना कि जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि भाई राज्यों पर है वो अपना रास्ता निकालें और ये केंद्र पर डाल देना ठीक नहीं है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों चलते हैं, क्या कहेंगे? क्यों पंकज जी, आपने तो उनको जवाब ही दिया। 5 साल का गारंटी कहां गया? 5 साल का जो गारंटी केंद्र सरकार ने लिए थे वो गारंटी कहां गया? देखिए, सॉल्यूशन एक ही है, लोगों के हाथ पैसा पहुंचाना पड़ेगा। अब आम लोगों के पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा। 15-15 लाख रुपया ना सही, कम से कम कुछ पैसा तो लोगों के पास डायरेक्टली पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जब तक खरीदने का क्षमता नहीं बढ़ेगी देश का इकोनॉमी सुधरेगा नहीं। और ऊपर से अगर इसके लिए यदि नोट भी छापना पड़ता है तो जरूरी है नोट भी छापे केंद्र सरकार। इनके पास कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई मार्ग नहीं है चलने का, जो मन आ रहा है वही कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। जब तक आम लोगों के पास पैसा नहीं आएगी, आम लोग बाजार में जाके खरीदेंगे नहीं, तब तक ये स्थिति बदलेगी नहीं। ये केंद्र सरकार भी जानते हैं, पर ये लोग क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इनका बात तो यही जाने। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं पंकज जी, इन केंद्र सरकार जो 5 साल का झूठा वादा किया था, आज ये साफ कर दिया वैभव जी ने, क्योंकि केंद्र सरकार का दायित्व था। केंद्र सरकार जब पैसा आधा पैसा ले रहे, इससे तो अच्छा हमारा पुराना सेल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये ठीक था, या तो वैट ठीक था, कम से कम स्टेट के हाथ डायरेक्टली कुछ पैसा भी तो आता। लेकिन आज की स्थिति ऐसा आ गया कि केंद्र सरकार के पास पैसा आ रहा है, केंद्र सरकार बोल रहा है नहीं देंगे, वो प्लेन खरीदेंगे, वो मंदिर बनाएंगे, वो ये बनाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए राज्य का हक नहीं देंगे। ठीक है, यही तो स्थिति है आज जी। शिव भाटिया जी, अब अगर केंद्र पर इस तरह से अविश्वास खास तौर पर विपक्ष की सरकारों का या विपक्षी दलों का है, तो फिर रास्ता क्या है आपके सामने? पंकज जी, अविश्वास की बात नहीं है, ये लॉजिक है कि अगर आपने किसी चीज को कमिट कर रखा है तो आप उसके ऊपर खरे उतरिए। आप सरकार देश की चला रहे हैं, आपको मदरली फिगर बन के रहना होगा। आप आज एक ऐसी परिस्थितियों में भी आप अपना मुंह आंख बंद करके बैठे हैं, आप उनका हक भी उनको देना नहीं चाह रहे, उससे आगे मदद करना तो दूर की बात है। 20 लाख करोड़ की का पैकेज, एक ड्रामेबाजी वो मोहतरमा करने वाली हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर आज 3 महीने से सीन से गायब है। लोग, हर सरकार त्राही त्राही कर रही है, एक शब्द नहीं बोल रही है, शक्ल तक उनकी दिखाई नहीं दे रही है। ये कौन सी नीतियां और प्रोग्राम इस देश को देना चाहते हैं? इनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, कोई मरता है कोई जिए, कोई लेना देना नहीं। आज 525 के ऊपर तो सारी दुनिया बंद हो गई। जब 525 केस आए, आज 31 लाख हो गए तो सारी दुनिया खुली पड़ी है। मैं आपको नेट और जी का आज बता रहा था, जिसके अंदर जीएसटी कलेक्शन के ऊपर वो रिबेट मांग रहे हैं। 26 लाख स्टूडेंट को सड़कों पे धकेल रहे हैं कि जाइए आज जाके एग्जाम दीजिए, जबकि सारी स्टेटें मना कर रही हैं। पैसा देना तो दूर की बात है, ये तो लोगों को भी मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए आप। गोल गोल बात करना, ये इस तरह होगा, ये उस तरह होगा, कोई क्लैरिटी है ही नहीं कहीं नहीं। अगर वो गोल जवाब दे रहे हैं तो आपके सवाल बड़े तीखे होने चाहिए बतौर विपक्ष, ताकि वो गोल जवाब देते हुए पकड़े जाएं। बहरहाल ये आपका काम है। हम वी उपाध्याय जी से, प्रोफेसर उपाध्याय जी से पूछते हैं, सर ये जो पूरा मसला आपके सामने है, इसकी आशंका तो थी कि आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भरता राज्यों को हासिल है वो कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी की वजह से वो एक संकट में पड़ जाए और जो संघवाद है वो कहीं ना कहीं सीधे एकाधिकार शासन में तब्दील ना हो जाए। क्या इस संकट ने हमें उस आशंका के और करीब कर दिया है? बिल्कुल है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें ज्यादातर टैक्स सरकार, केंद्रीय सरकार करती है। और जो फाइनेंस कमीशन के जो वो हैं फॉर्मूले होते हैं, जैसे 42% शेयर करना होता है स्टेट वगैरह के साथ में, तो बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ कोई हम इंडिपेंडेंट कंट्री थोड़ी है, हर राज्य को इंडिपेंडेंट थोड़ी है। अगर ऐसी बात है तो फिर छोड़ दो, फिर सरकार क्यों इनकम टैक्स सरकार, केंद्रीय सरकार इकट्ठा करे, फिर तो राज्य करें। तो ये बीजेपी के इस तरह के आर्गुमेंट यहाँ पे ये सही तरह से नहीं आ रहे हैं, वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन जो असली बात है कि टैक्स कलेक्शन तो कम होना ही है। हाँ, क्योंकि हमने लॉकडाउन इतना सीवियर किया था, हमने सब चीज बंद कर दी, तो टैक्स कहाँ से आना था। तो अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किन और तरीकों से कुछ
कैसे पैसे इकट्ठा करें। कुछ लोग जैसे मान लो हमने पहले भी बहस की है कि बाहर से बोरो कर लो, वो तो बहुत ही गलत बात है। वो तो डॉलर में बोरो करोगे तो कैसे रिपे करोगे, फिर तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। तो वो तो ऑप्शंस हमारे पास में नहीं है। हमारा अब 2 ऑप्शन है, वो तो इंटरनली है। और ये सारी सत्ता जो जितनी भी कैपेसिटी होती है वो सेंटर की ही होती है। तो उनको कुछ सोचना चाहिए। मान लिया टैक्स कलेक्शन तो डाउन जाना ही है, अभी भी जुलाई में जो हमारा जीएसटी है वो जून से भी कम है। तो अभी पता नहीं हमारी इकोनॉमी किस रेट से खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अब तो कुछ ऐसे तरीके सोचने चाहिए जो हम कभी नहीं पहले सोचने के लिए तैयार नहीं थे। और ये सरकार तो पूरी तरह से लगती है कि कुछ सोच ही नहीं पा रही है। बहुत ही दूर से खड़ी देख रही है चीजों को। आभास भी नहीं है, गंभीरता भी नहीं है। शायद गंभीरता का एहसास नहीं। और आरबीआई ने आज जो कहा है कि गरीब और गरीब हो सकते हैं, ये बताता है कि संकट कितना बड़ा है। एक जमाने में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क पर विश्वास करते हैं और हार्वर्ड का मुकाबला हार्ड वर्क करेगा तो खूब तालियां बजी थी, लेकिन आज शायद हमारे पास जो स्थिति है उसमें अपनी ही ताली हमारे कानों को चुभ रही है। लोगों की परेशानियां इस कदर बढ़ती जा रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।